गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट की। इससे लगातार 30-40 प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें डेली हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे। पहले हर एक क्वेश्चन के बाद 25-30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को कि आप लोग उस टाइम ड्यूरेशन में एक बार खुद से उस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें, और अगर नहीं कर पाएंगे तो पहले आपको सॉल्विंग बताई जाएगी या उसके कौन से बेस्ट अप्रोच हो सकते हैं उन पर काम करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि गोपी ने एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदी। यदि उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता तो उसका कितना परसेंट प्रॉफिट होता। एक बार बनाने का प्रयास करिए इसको कि बना सकते, जल्दी से कोशिश करिएगा। अगर बना सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम आपको बताते जाएंगे। 1 नंबर से 30 नंबर तक पहले नंबर्स डाल लीजिएगा, देखते जाइएगा आपके डेली कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो या एबीसीडी डालते जाइएगा और चेक करते जाइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, तो उससे आपको डेली अपना रिकॉर्ड भी पता रहेगा कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। एक बार प्रयास करिए इसको बनाने का। ठीक है, आई होप हो गया होगा। ठीक है, तो देखेंगे आपसे क्या कह रहा है। गोपी ने एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पे खरीदी। सेलिंग प्राइस के 7/8 पे कह रहा है, तो जो डिनोमिनेटर होता है जिससे कंपैरिजन करते हैं वो होता है, तो सेलिंग प्राइस 8 हो गया और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 7। क्योंकि सेलिंग प्राइस के 7/8 पे खरीदी है तो ये नीचे वाला है ये सेलिंग प्राइस हो गया और ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, यदि उसने इसे विक्रय मूल्य के 20% अधिक पर बेचा होता, इसके 20% अधिक पे बेचा होता। 20% अधिक को दो तरीके से देख सकते हो, ऐसे इंटू 6/5 करके देख लो 120/100 से, या डायरेक्ट देख लो। तो जब आप इसका रेशियो बनाओगे तो 8 छंग 48 और 7 पना 35। अब आपको सेलिंग प्राइस 48 मिल गया और कॉस्ट प्राइस कितना है 35। यहां से कितने का फायदा हो रहा है 13 का, कॉस्ट प्राइस 35 पे इंटू 100। सॉल्विंग करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 20। अच्छा, डिनोमिनेटर में 7 इन दो ऑप्शन में है नहीं और पूरा पूरा ये कट नहीं रहा है, तो ये दो ऑप्शन हमने क्या कर दिया, हटा दिए। अब ये कितना बचा, 13 दूनी 26, 260/7। 7 से भाग देंगे, 7 21 बचा 5, 7 7 49, 37 सही 1/7%। तो देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। एक बार फिर से समझेंगे, बहुत खूबसूरत सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है सेलिंग प्राइस के 7/8 पे, तो डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8, इसका 7/5, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 7। अगर ये कंसेप्ट थोड़ा सा भी दिक्कत कर रहा है तो इस पे बहुत अच्छा कर सकते थे कि सेलिंग प्राइस को 800 मान लो और कॉस्ट प्राइस को 700 मान लो। कितना तेज करोगे ये देखना। 800 पे 20% का प्रॉफिट, 800 पे 20% का प्रॉफिट देखोगे तो सेलिंग प्राइस 960 हो गया। अब यानी कि 700 का खरीदा और 960 का बेच दिया, तो फायदा कितने का हो गया, 260 का बटे 700 इंटू 100 पे। देख लीजिए कितना फायदा हो गया, डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर उस तरीके से नहीं करना चाहते तो इस तरीके से कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, आराम से बना लीजिएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका आंसर क्या आ गया, 37 होल 1/7%। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड नंबर पे। बनाते चलना, हर टॉपिक के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। ये बहुत प्यारा सवाल है, बनाने की कोशिश करिएगा। पहले 20 सेकंड हम आपको देते हैं, बनाने के लिए 30 सेकंड। बनाइएगा नहीं, हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि P और Q रेखा पर वास्तविक संख्या 0.73 और रिकरिंग लगा हुआ है और 0.56 को डिनोट करते हैं, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस बताना है। एक बार अटेम्प्ट करिए इसको, कैसे निकाला जाएगा। ये नंबर लाइन के बारे में कह रहा है इफ द P and Q represents real numbers 0.73 and 0.56 recurring on the number, then what is the distance between P and Q। यानी कि P अपने को जो मालूम है वो पता है 0.73 और इसके ऊपर रिकरिंग लगा दिया है, और Q मालूम है सपोज करिए 0.56 और इसके ऊपर रियल नंबर है, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा है तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है P और Q, तो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए होगा हमको। तो अगर हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं तो डिफरेंस देखना आसान होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 73 - 7/90। अगर किसी को सॉल्विंग करना आता है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, पूरा नंबर लिख लीजिए, जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं लगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पॉइंट के बाद जितने के ऊपर रिकरिंग लगा होता है उतने 9 और उसके बाद 0। ठीक है, ऐसे ही जब इसको देखेंगे तो 56 - 5/90, ये हमारा बन गया 67/90, 66/90,
और ये बन गया 51/90। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15/90, तो रेशियो क्या आ जाएगा आंसर 1/6। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सिंपल है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। पी आपको पता है, क्यू आपको पता है। पी आपको पता है 0.73 रिकरिंग करके, और क्यू पता है ये। हमें ये बताना है पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस। सपोज दैट ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, पी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। हमें पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो हमें यानी कि ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अगर ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमारा आंसर होगा, पी क्यू का डिस्टेंस। तो P हमारा ये है, Q हमारा ये, दोनों को डिफरेंस कर दिया 15/90 यानी कि 1/6। कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला ही ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, 90 कई सारे में है तो ऐसे नहीं सोचना, ये छोटा सवाल है, इसको सॉल्व भी कर लीजिए। ठीक है, आई होप इसमें डाउट नहीं होगा। चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। एक बार अटेम्प्ट जरूर करिएगा। ये देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, क्लास में हम अक्सर डिस्कस करते हैं जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाते हैं। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। डन। देखिएगा इसको, देखिएगा क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब ये एलसीएम दिया जा सकता है, एचसीएफ दिया जा सकता है, सम दिया जा सकता है, मल्टीप्लाई दे सकते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत बनाता है। हमको एचसीएफ कितना पता है? 68। अगर एचसीएफ 68 पता है तो जब भी हमें नंबर्स मानने हैं तो 68A और 68B मान ले, सबसे बेहतर होता है। कभी भी एलसीएम एचसीएफ में नंबर्स मानने की जरूरत पड़े तो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में मानिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। अब हमें इन दोनों का योगफल दे रखा है, तो 68A प्लस 68B जो हमको मालूम है, ये पता है 1224। ठीक है, दोनों से 68 कॉमन ले लीजिए, तो A प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1224/68। ठीक है, 17 से डिविजिबल है, काट लीजिए 4 बार। इसको काटेंगे 17 7 119 और ये 2 18 टाइम्स ये कट हो गया, तो A प्लस बी जो हमारा आ गया, ये कितना आ गया? 18। बहुत ध्यान से समझिएगा, A प्लस बी कितना आया? 18। अब हमें यहाँ पे इसके पेयर पॉसिबल देखने होते हैं, और पेयर पॉसिबल जब देख रहे होते हैं तो कोप्राइम का बहुत यूज होता है, याद हो अगर तो जैसे 1 और 17 ले सकते हैं, 216 नहीं लेंगे, याद रखिएगा। 315 नहीं लेंगे, 14 नहीं लेंगे, 5 और 13 लेंगे, 7 और 11 लेंगे, 8 और 10, 9 और 9 नहीं ले सकते। तो पेयर कितने पॉसिबल हुए? 3। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई होप निकाला होगा कुछ लोगों ने कि 3 पॉसिबल पेयर्स होंगे, और वो कैसे देखते हैं, तरीका ये। एक इसमें मेजर चीज याद रखना कि जब भी कभी नंबर्स मानने हो, जिनको नहीं पता है वो लोग, तो वो हमेशा जो एचसीएफ है उसके मल्टीपल में ही मानिएगा, अदरवाइज ये फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बनाते चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। ये देखिएगा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया of a hemisphere whose radius is 50 centimeter and pi is equals to 3.14। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो फिर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है फिर दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला मैं हिंट कर दे रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। हेमिस्फेयर है ना, स्फेयर होता तो 4πr² होता, हेमिस्फेयर है तो 2πr² होगा। ठीक है, अब 2 पाई का वैल्यू हमको 3.14 दे रखा है। ठीक है, और आर स्क्वायर करेंगे तो 50 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा। अच्छा, 2 जीरो से ये डेसिमल हटा सकते हैं आप। अब इसके बाद का काम बहुत सरल है। क्यों सरल है? कि यहां से देखो, डिजिटल सम देखना चाहते हो डिजिटल सम देख लो, वैसे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? 25 दूना 50 ये हो गया, इससे 2 और एक ले लेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये 157 बचेगा, तो 157 और 00। दूसरी बात ये
यहां से सॉल्विंग नहीं करते, सिर्फ एक चीज देखते कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 314 के मल्टीपल में होगा। 314 इज मल्टीपल ऑफ 157। तो अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। अब समझ रहे हैं क्यों हम ये क्या बता रहे हैं आपको, क्यों क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 157 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हम जब आर स्क्वायर कर रहे होंगे तो 3.14 का वो जो दो डिजिट पे डेसिमल लगा है वो 50 का स्क्वायर 2500 से खत्म हो जाएगा। तो अगर आप उसको डायरेक्ट देखोगे तो जो भी आंसर होगा वो 157 से कटेगा, और आप बहुत प्यार से देख रहे हो, कोई और ऑप्शन ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप उस चीज को डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जरूरत नहीं है कि पूरा हल करें, टाइम वेस्ट करें, उसको देख ले। और बहुत सरल सवाल है, फालतू का जरूरत से ज्यादा सोचने की जरूरत है भी नहीं, सीधे आंसर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अच्छा सवाल हो तो सोचिए जरूरत से ज्यादा। एक ये क्वेश्चन दे रखा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, आई होप सबने पढ़ रखा है थोड़ा थोड़ा सा। ये कह रहा है एक विमान 21 घंटे में ए और बी से बीच की दूरी तय करता है। यदि विमान की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे तो उतनी ही दूरी 26 घंटे में तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच का। करिए अटेम्प्ट, एक बार अटेम्प्ट जरूर किया करिए। आई होप अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप तक आंसर आ गया होगा। बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक अगर आप करना चाहेंगे तो 21 घंटे में हमें स्पीड नहीं पता, हमने अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर मानी है, नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, स्पीड डिक्रीज कर दी 220 किलोमीटर पर आवर, और सेम डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है 26 आवर्स में। ये यहां से वैल्यू ऑफ x निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, बट ये बेसिक तरीका है, बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते हैं, इसको जान दीजिए, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे ये वाला अगर टर्म पढ़ रहे हैं तो उतनी ही दूरी, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो शायद आप लोगों को ये कंसेप्ट पता होगा कि स्पीड और टाइम के रेशियोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक बार 21 घंटे लग रहा है और एक बार 26 घंटे लग रहा है, तो ये रेशियो किस चीज का हो गया, टाइम का। तो स्पीड का रेशियो इसका अपोजिट होगा 26 और 21 का। यहां से स्पीड कितनी कम हो रही है, 5, उस 5 की वैल्यू हमको सवाल में 220 पता है, तो अगर हम 26 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा टाइम स्पीड निकल के आ जाएगा। 26 की वैल्यू निकालोगे तो ये वाली स्पीड निकल आ जाएगी, अगर 21 की वैल्यू निकालोगे तो नई स्पीड निकल के आ जाएगी। अब मैं बता रहा हूं इसके बाद सवाल करना ही नहीं है, ठीक है। जब आपने 5 से काटा तो 44 आ गया, हमको पता है आंसर इज मल्टीपल ऑफ 11, 11 से कटेगा जो भी आंसर होगा। तो 6 4 10 2 12 नहीं कट रहा है, 4 4 8 2 10 4 2 6 नहीं कट रहा है, 4 2 6 6 2 8 4 2 6 नहीं कट रहा है, यही कट रहा है सिर्फ और सिर्फ 4 2 6 4 2 6, ये आपका आंसर हो गया। बाकी अगर पूरा करना चाहे तो कर सकते हैं, अभी काट दे रहे हैं 44 इंटू 26, ये हमारी स्पीड आ गई, और इससे हमें 21 आवर्स ट्रेवल कराना है। ये स्पीड आ गई ना, कि हम यही तो इसकी एक्चुअल स्पीड तो ये थी ना, ये तो 21 यूनिट की वैल्यू तो वो है जो 220 किलोमीटर पर आवर कम करने के बाद आई है। एक्चुअल स्पीड इसकी कितनी थी, वो जो 26 का वैल्यू होगा। फिर से समझना, ये 21 26 ये टाइम का रेशियो है, स्पीड के रेशियो जस्ट सपोज 26 और 21 हो गए। यहां से स्पीड कितनी कम हो रही है, 5, और क्वेश्चन से स्पीड कितनी कम कर रहे हैं, 220 किलोमीटर पर आवर। तो 5 यूनिट का वैल्यू 220 हो गया, तो 26 का वैल्यू ये इसकी ओरिजिनल स्पीड आ गई। अब हमें स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है, अगर हम सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 24024। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जरूरत नहीं लगी हमको मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि 11 के मल्टीपल से हमने आंसर चेक कर लिया। जैसे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आप इसी तरीके से एग्जाम में टाइम बचाने की कोशिश किया करिए, क्योंकि यहां तक तो हमको करना पड़ेगा। जब हमने देखा 220/5 हमारा यानी कि स्पीड मल्टीपल ऑफ 11 है, 11 भी है 13 भी है। अब दोनों में रूल किसका आसान होता है, 11 का। 13 का रूल उतना आसान नहीं है ना, तो बस आराम से वहां से क्रॉस चेक किया, हमने देखा एक ही ऑप्शन कट रहा था, आंसर टिक किया और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। ये देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद है तो फिर ये दिक्कत नहीं देता है, बहुत सिंपल। ऐसे सवाल भी कभी कभी टकरा जाते हैं, है ना। कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टू पैरेलल साइड्स
28 and 12, the distance between these parallel sides. समलंब चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला अगर पता है तो हो जाएगा। देखिएगा, एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, आंसर आप निकाल लेना। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग, इनटू उनके बीच की दूरी डी। 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ठीक है, जैसे ही आप इसको यूज करेंगे, एरिया हमको 180 दे रखा है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, आपको पैरेलल साइड्स दे रखी है 28 और 12, तो ये कितना हो जाएगा 40, और उनके बीच की दूरी डी हमको निकालनी है। इसको सॉल्व करिए, आंसर 2 से काट दिया 20 और ये 9 बार। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, कभी जैसे हम आपको बीच बीच में कोई फॉर्मूला बताते हैं, इन केस वो फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप कहीं पे उसको लिख लिया करिए। अगर आगे कभी वो आपके पास कभी किसी क्वेश्चन में टकराता है तो वो ना गलत हो। इस वजह से कोई भी पॉइंट अच्छा लग रहा है जो आपको शायद नहीं पता है तो वो आपको कहीं ना कहीं नोट कर लेना चाहिए, ताकि इससे आपका काम चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे, अभी तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा अभी नॉर्मल ही रखा है ना। बनाइए, इसको बनाइएगा, किसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है, उनकी चीनी की खपत में कितने % की कमी आएगी। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10%, a family of 5 members did not want to increase their expenditure, what is the percentage reduction in their consumption of sugar। अटेम्प्ट करिए, सिंपल है ये, है ना। ये तो मुझे लगता है देखते ही बनाने वाला सवाल है। क्या करेंगे, 10% बढ़ाया गया 10 से 11, अगर 10% बढ़ाया गया 10 से 11, तो अगर हमको खर्चा कांस्टेंट रखना है तो 11 से 10 कर दें खपत में, तो कितना कम कर रहे हैं, 1 11 पर, 1 11 पे कम कर रहे होते तो आंसर क्या होता है 9 होल 1/11%। याद रखिएगा ये, इसका कंसेप्ट शायद सबको पता हो कि क्या होता है एक्सपेंडिचर, क्या होता है खर्च बराबर कीमत इंटू खपत, ये कीमत इंटू खपत, इसका पूरा एक कंसेप्ट होता है। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, इसका पूरा एक कंसेप्ट होता है कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस को जितना बढ़ाते जाओगे कंजम्पशन उतना कम होता चला जाएगा। तो प्राइस को बढ़ाया 10%, 10 से 11 हो गया, तो कंजम्पशन 11 से 10 करना पड़ेगा, तभी तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। आप देख लीजिए 11 से 10 में कमी कितने % की हो रही है। बच्चों वाला सवाल है ये, कॉम्पिटिशन में बड़ा पूछा जाता है सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइएगा, ये देखिए मिक्सचर का एक क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण ए और बी में पानी और सिरके का रेशियो 3:4 और 5:9 है। मुझे लगता है ये बनाना चाहिए आप लोगों को, बहुत सिखाया है ये आप लोगों को। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है एक नया मिश्रण सी बनाने के लिए, तो सी में पानी और सिरके का अनुपात। बनाइए इसको। कंसेप्ट पता है, बहुत तेज हो जाएगा। हो गया, बहुत अच्छा। देखो क्या करेंगे, 3:4, कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये ए का दे रखा है और बी का कितना दे रखा है 5:9। पहले आप क्या करिए, ये 3 4 को जोड़ा 7 और 9 5 को जोड़ा 14। पहला काम होता है इसको इक्वल करना, ठीक है। पहला काम इक्वल करना, बाद में जिस रेशियो में ये वेसल्स दे रखे हैं, जिस रेशियो में ये बर्तन दे रखे हैं उसको, तो पहले बराबर करने के लिए हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और फिर जिस रेशियो में बनाना उसका मल्टीप्लाई तो 2 और 3 का। तो ओवरऑल ऊपर में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे में 3 का। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 12, ये 16, और जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 और ये 27। जैसे ही आपने 12 15 जोड़ा 27, यानी कि ए सी ऑप्शन। पूरा करने की जरूरत भी नहीं है फिर, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऐसा टकरा रहा है 27 43। ये फिर से एक बार बता रहे हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो समझ लीजिएगा। ये 3:4 के रेशियो में है पहले बर्तन में, और दूसरे बर्तन में 5:9 के रेशियो में, ठीक है। तो टोटल 7 और 14 हो गया। पहला केस होता है कि हमको इसको इक्वल करना होता है। इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया,
इक्वल किया, उसके बाद जिस रेशियो में है, तो 2:3 के रेशियो में तो कह रहा था 2:3 का मल्टीप्लाई कर लिया। अगर जिनका मल्टीप्लाई आपस में आपने किया है, अगर ये आपस में कुछ एक दूसरे को काट पा रहे हैं तो आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं। अभी इस केस में नहीं काट पा रहे, कई केसेस में आप काट सकते हैं, अगर काट सकते हैं तो छोटा कर लीजिएगा, और नहीं करना चाहते तो फिर 4 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, ये वाला इधर जोड़ दिया, ये वाला इधर जोड़ दिया, और आपका आंसर आ गया कौन सा, 27:43, सी ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। ये देखिए, ये सवाल मैंने लिया, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें बस दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा, बट वो थोड़ा सा अधूरा लग रहा था सब क्वेश्चन। कह रहा है डायरेक्शंस दे रखी है, यूज द डाटा फ्रॉम द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। कह रहा है सेक्टर पी से सेक्टर क्यू के जो मेल है और सेक्टर पी से जो फीमेल है, उनकी टोटल संख्या कितनी होगी। अब इसकी टोटल संख्या देने के लिए हमें कम से कम एक टोटल वैल्यूज गिवन होनी चाहिए थी। चलो खैर नहीं गिवन है, फिर भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो आंसर आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर नहीं गिवन है तब कैसे आंसर आएगा। सिंपल है, थोड़ा सा सोच पाओगे अगर रेशियो के बारे में तो समझ जाओगे। ठीक है, क्यू से हमें मेल देखने हैं, क्यू से मेल कितने हैं 8, और पी से फीमेल कितनी है 9। अगर इनका टोटल होगा तो 17 का मल्टीपल होना चाहिए, 17 का गुणज होना चाहिए। 17 का मल्टीपल कोई ऑप्शन है नहीं इसमें सी को छोड़ के, तो वैल्यूज गिवन नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो आंसर आएगा इसका। समझ रहे हैं, अगर कोई और ऑप्शन 17 का मल्टीपल होता तो इसका आंसर देना संभव नहीं था। फिर आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते ना कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अभी आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि सी वाला होगा और बाकी को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे 17 के मल्टीपल नहीं है, और ये मेल फीमेल की कंडीशन है, पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 9 था, 10 पे आएंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे। ये थोड़ा सा बेहतर का क्वेश्चन हो गया, अगर किसी ने एपी पढ़ी है तो बना पाएगा, अदरवाइज ये शायद स्किप करना पड़े, लेकिन नहीं, अभी हम आपको सिखाएंगे, क्यों परेशान है। एक बार अटेम्प्ट मारिए। क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद, यानी कि फर्स्ट टर्म जो हो गया वो 251 हो गया। और देखो समांतर श्रेणी का कोई भी पद होता है तो उसको हम लोग a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से देखते हैं। हमने बहुत बार क्लास में पढ़ाया है आपको एपीजीपी, सुबह वाले बैच में, है ना। 251 ये हो गया आपका ए हो गया। ठीक है, अब हमें 17वें पद की बात करें तो a प्लस 16d मालूम है, ये कितना मालूम है 315, तो हमें a तो पता ही है कि कितना है 251, सॉरी 251 प्लस 16d इज इक्वल टू 315। जैसे ही इसको उस तरफ घटाएंगे जाके तो 16d इज इक्वल टू 49 और 15 64, तो d का वैल्यू कितना आ गया 4। अब आपको d भी पता है, a भी पता है, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अगर आपने 12th में कभी पढ़ा है या कभी पढ़ा है तो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा मैं बता रहा हूं कि अगर थोड़ा सा सेंस लगाते तो 24 टर्म्स की बात कर रहा है तो 24/2 यानी कि आंसर जो होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, लेकिन 12 के मल्टीपल कई सारे ऑप्शंस है इसमें, नहीं तो हम आपको पूरा करा भी नहीं रहे होते, शायद तभी बता दिया होता। n/2 करना है तो 24/2 करेंगे, 24/2 यानी कि 12 का मल्टीपल, 12 का मतलब जो 4 और 3 दोनों से कट रहा हो। अच्छा 4 से तो सारे कट रहे हैं, जब आप 3 से देखेंगे तो 8 2 10 3 13 7 20 ये नहीं कट रहा, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। 8 2 10 4 14 14 7 21 ये भी 3 से कट रहा है, 8 2 10 2 12 7 19 ये नहीं कट रहा, तो अब बी और सी में कंफ्यूजन है कि कौन सा होगा, अब सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। n/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 2a देखेंगे तो 251 का डबल करेंगे तो 502, n-1 कितने टर्म्स के 24 माइनस 1 23, और d कितना पता है हमें 4। ठीक है, 12 इंटू 5 23 चौके 92 597, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या यहाँ से डिस्टल सम देख लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका 3 डिस्टल सम 9, जिससे 9 जिसका होगा वो आंसर 8 1 9 7 2 9 ये 9 है, 8 2 10 4 14 7 21 का 3 बन रहा है, ये छोड़ दीजिए। इसका डिस्टल सम कितना बन रहा है 3, और इसका भी 9 हटा दीजिए, 7 5 12 कितना बन रहा है 3 3 त्रिका 9, जिसका डिस्टल सम 9 होगा वो आंसर। तो ये 7 2 9 8 1 9, इसका डिस्टल सम 9 है। अब इसको भी देखना है,
8 2 10 4 14 7 21, 21 का मतलब 2 1 3, 3 ये नहीं हो सकता आंसर, कौन सा होगा? बी ऑप्शन। बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत बड़ा है भी नहीं कि 597 और 12 का मल्टीप्लाई, 12 का टेबल आता है, करिए मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेंगे 11 पे। ये बनाइएगा, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है परसेंटेज का, कोशिश करिएगा अच्छे से पढ़ के बनाए। कह रहा है एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 17% और सेक्शन बी में 55% उम्मीदवार पास हुए, जबकि दोनों सेक्शन में 10% क्या हुए? फेल हुए। कह रहा है यदि 595 दोनों में पास हुए तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, ये बताना है आपको। अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम अप करेंगे, याद रखिएगा, ये पहली क्लास है, इस वजह से थोड़ा सा मॉडरेट और बिलो मॉडरेट लेके चल रहे हैं। डन, मनाइए भाई। देखिए एक प्रॉपर हिंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, कि जिसका बोथ का फेल वाला पता है ना, आप हमेशा फेल का डायग्राम बनाएंगे, कभी भी पास का डायग्राम नहीं बनाएंगे। जैसे ही आप डायग्राम बनाने जाएंगे 10% दोनों में फेल है तो इसको बीच में रख लीजिए। अगर सेक्शन ए में 70% पास थे तो फेल 30% थे, 10 आ चुका है तो 20 और आएगा। ठीक है, 30% फेल हो गए सेक्शन ए में। सेक्शन बी में कितने? 55% पास थे ना, तो 45% फेल होंगे, 10 आ चुका है, 35 और आएगा। ठीक है, ये सारा जो बन गया ये पूरा फेल का डायग्राम बन गया। अब टोटल फेल कितने हो रहे हैं? 65% देखिए, 65% फेल है तो पास कितने होंगे? 35%। और आपको जो पता है वो पास पता है, तो 35% का वैल्यू पता है 595, और टोटल स्टूडेंट बताने तो 100 का वैल्यू बताना है। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 7 5 सर, ये 7 8 सर, ये 17 1700 आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, तो अप्रोच ये लीजिए, है ना। बाकी कुछ लोगों को और कुछ तरीके पता होंगे, शायद उससे सॉल्व कर रहे होंगे, बट जो आपको सही लगे आप करिए, बट आंसर सही आना चाहिए। और कोशिश करिए कि 20 सेकंड के अंदर आ जाए, 30 सेकंड के अंदर। ये बहुत बड़े सवाल नहीं है तो इन पे ज्यादा टाइम ना दीजिए, अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये बनाइएगा। वैसे ये सरल है, पेन नहीं उठाएंगे, ऐसे ही बता देंगे, इतना क्वेश्चन आसान है, बट ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पेन नहीं चलाएंगे तो भी बता लेंगे। कह रहा द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 512 एंड 3375, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ऐसे ही बता दीजिए, और एक ही वैल्यू अगर सही से पता तो आंसर आ जाएगा, एक वैल्यू सही से पता है तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितने प्यार से बनेगा। देखिए अगर इसका वॉल्यूम 512 है तो साइड 8 रही होगी, रेडियस 8 रही होगी, रेडियस 8 तो सरफेस एरिया 64, 64। दूसरे को तो देखना भी नहीं है, अगर दूसरे की जरूरत, जैसे ये 15 का क्यूब होता है तो 15 का स्क्वायर होगा दूसरे वाले का, तो 64:225, ये आपका आंसर होगा। डायरेक्ट देखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, अगर a रेस टू b दे रखा है रेडियस का रेशियो, तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो a क्यूब b क्यूब होता है, क्योंकि बाकी कांस्टेंट होता है। और सरफेस एरियाज का रेशियो होता है a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दिमाग में रखिएगा। ये सरफेस एरियाज होते हैं, तो चाहे टोटल सरफेस एरिया का है चाहे कुछ भी कहे, कट सरफेस एरिया का है, वो स्क्वायर में ही होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, और ये साइड्स या रेडियस के बारे में बात होती है तो ये होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। खैर आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। एक मिनट, इसको बनाइए। कह रहा है ए और बी किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपए का निवेश करते हैं, कि ए और बी ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का किया है? 15,000। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपए का लाभ हुआ, दोनों मिलकर 2,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं, बी को उसमें से 600 मिलता है, तो बता रहा है कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना था। ठीक है, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, ये भी सवाल उन्हीं में से एक।
2000 का प्रॉफिट है, 2000 का प्रॉफिट है, इसमें बी को मिला अगर 600 तो ए को मिला 1400। जो इनके प्रॉफिट, क्योंकि टाइम का यूज नहीं कर रहे हैं और टाइम का यूज नहीं कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट का रेशियो वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया 7:3। ए का प्रॉफिट 7 है तो आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। छोड़ दीजिए सारे ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर हो गया आपका। ठीक है, पूरा सॉल्व मत करिएगा, क्यों करेंगे सॉल्व, जरूरत नहीं है हमको। फिर से बताएं क्या किया है ना। 2000 का प्रॉफिट है, इसमें बी को 600 रुपए मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा 1400। तो ए और बी के प्रॉफिट के रेशियो 7:3 है तो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो भी 7:3 होंगे। अब इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट हमसे पूछा गया है आंसर में, ए का इन्वेस्टमेंट यानी कि मल्टीपल ऑफ 7, और मल्टीपल ऑफ 7 एक ही ऑप्शन है तो क्यों ही करें। अगर निकालने की जरूरत पड़ रही तो निकाल भी लेंगे कि 15,000 रुपए में से ए का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 7 यूनिट होगा टोटल 10 पे। यहां से सॉल्व कर लीजिए, 15 सत्ते 105 और 2 जीरो 10,500। ऐसे करके पूरा कर भी सकते हो, बट जब जहां से एक स्टेप भी बचा पा रहे हो ना वो किसी और जीएस के क्वेश्चन में काम आएगा। आप 5 सेकंड भी बचा रहे हो ना वो काम आएगा एग्जाम में कहीं ना कहीं। तो उसको हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो याद रखिए अगर छोटा सा भी कुछ बचा रहे हैं तो बचाइए, 14 नंबर बनाइए। ये बड़ा पूछा जाता है भाई प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन। The price of a rice is decreased by 25%, therefore a person can purchase 30 kilogram more rice in the same expenditure. If the expenditure is 5400, then what was the original price of rice? डन। देखो एक इसका बहुत तगड़ा शॉर्टकट होता है, दो तरीके से इसको कर सकते हो। एक ऐसे कर सकते हो कि कितने परसेंट, 25% रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो प्राइस अगर 25% रिड्यूस किया तो 4 से 3, प्राइस अगर 4 से 3 है तो क्वांटिटी 3 से 4 हो गई। यहां से कितनी ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं 30 kg, तो एक यूनिट का वैल्यू पहले 90 kg खरीद रहे थे और अब खरीद रहे हैं 120 kg। ठीक है, 90 kg 5400 में, तो पर यूनिट कितना आ गया 60 रुपीज पर केजी। एक तरीका ये, ठीक है ये, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए। और एक इसका और बहुत तगड़ा शॉर्टकट है जो काफी लोग फॉलो करते हैं कि 5400 में कितना ज्यादा है 30 kg, बिकॉज ऑफ 25%। इससे इसको काट दीजिए, जैसे ही आप काटेंगे ये 5 ये 6 9 9 पना 45, ये जो 45% आया है ये हमें 45 रुपए आया है, ये नया प्राइस है। ठीक है, ये कैसा है नया प्राइस जो कि रिड्यूस है कितना 25%। तो 3 का वैल्यू ये है तो 4 का वैल्यू आपका आंसर हो गया। अब आप देख लीजिए कि किस वाले से आप प्रेफर करेंगे। फिर से समझा दें, या आ गया समझ में, है ना, कि प्राइस को 25% डिक्रीज किया तो 4 से 3, तो क्वांटिटी कितनी हो गई 3 से 4। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ी 1 यूनिट और सवाल से क्वांटिटी बढ़ रही है 30 kg। इस प्रोसेस से क्या होता है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 आंसर पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से, कि पहले कितना परचेज कर रहा था, अब कितना परचेज कर रहा है, पहले क्या प्राइस था अब क्या प्राइस है। 4, तो हमने वो चारों निकाल दिए कि पहले खरीद रहा था 90 kg, अब खरीद सकता है 120 kg। पहले का प्राइस था 60 रुपए पर केजी और अब का प्राइस निकालना तो 5400, ये अब ये वाला। तो ये 4, ये नहीं करना चाहते ये करिए, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। बस इस कंसेप्ट में ये याद रखिएगा हमेशा न्यू प्राइस आएगा, चाहे वो घटा हुआ हो चाहे वो बढ़ा हुआ, चाहे वो रिड्यूस्ड हो चाहे वो इंक्रीज्ड हो, ये न्यू प्राइस। 5400 रुपए में 30 किलो और जितना परसेंट, एक सिंगल लाइन में आंसर आता है, बहुत बड़े बड़े सवालों में काम आता है ये। ठीक है, 5400 रुपए 30 किलो और 25%, डायरेक्ट न्यू प्राइस हमेशा याद रखिए, एक बार में आ जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15, क्वेश्चन नंबर 15। स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अप करें, ये बहुत है प्यारा सवाल जो अगर कभी आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो ये उसका पेट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है रेलवे इस क्वेश्चन को। खैर ये वैल्यू दे रखी है, इसको m/2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो पूछ रहा है आपसे। सिंपल होता है, अगर किसी को लॉजिक पता है तो, नहीं पता तो फिर टाइम लगेगा।
देखिए 1 मिनट में समझ लीजिएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं m-2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से m का वैल्यू 2 आ जाएगा, m-2 इसका 0 कर लीजिए और ये जो m इसका 2 आया है उठा के डायरेक्ट पुट कर दीजिए, डायरेक्ट रख दीजिए। अगर पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 छोड़ देगा और जो छोड़ रहा होगा रिमाइंडर अपने आप बता देगा। जैसे ही रखेंगे तो 2 की पावर 5 इज 32, 5 इंटू 2 की पावर 4 इज 16 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7, ठीक है। यहां से ये कितना हो गया 80 प्लस 32 112 प्लस 7 माइनस 6, तो ये कितना हो गया 113, तो आंसर क्या आ गया पहला ऑप्शन, ठीक है। सिंपल, आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि ऐसे जितने भी क्वेश्चन है इस पे हमने रेलवेज में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखे कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स दे दिए जाएंगे और यहाँ पे 2 अननोन्स डाल दिए जाएंगे ए और बी। पहला फैक्टर रखेंगे ए और बी में एक इक्वेशन, दूसरा फैक्टर रखेंगे ए और बी में दूसरा इक्वेशन और ए और बी के वैल्यूज पूछ दिए जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। यहाँ पे सिंपल है, m-2 से डिवाइड कर रहे हैं, आप डायरेक्ट उठा के रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि पता चले वो जो बचपन में पढ़ते थे m-2 से ऐसे करके डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ये सब नहीं करना है, ये सब टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। खैर आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 बनाते चलिएगा, कोई दिक्कत लगे तो एंड में हमको बताइएगा कि ये दिक्कत हो रही है, बढ़िया सवाल है, इसको बनाइए। अगर आपने पढ़ रखा है सिंपल इंटरेस्ट तो वहां पे ये पढ़ाया जाता है आपको। कह रहा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 14 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो इसी ब्याज दर पर 18 गुना होने में कितना समय लगेगा। चलिए देखिएगा, जब आपसे कह रहे ऐसे में एक छोटा सा जनरल फॉर्मूला हम अक्सर बताते हैं, इसको याद रखा करिए ना, ये बहुत बढ़िया काम करता है। बेसिकली हम कभी ज्यादा फोर्स करते नहीं कि आप फॉर्मूले पढ़िए, लेकिन कई जगह पे कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले अगर वो दिमाग में रखेंगे तो बहुत तेज सवाल होता है। और इसको यूज कैसे करना है, फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो भी चल जाएगा। जो आपको निकालना है जितने टाइम्स उसको एक कम करके ऊपर रखिए और जो आपको गिवन है 7 गुना उसको एक कम करके नीचे रखिए, इनटू जो टाइम गिवन है वो कर दीजिए। यहां से काटेंगे 3 बार 7 बार 119/9 हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 30 3 3 9 3 9 39.67, ये आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। डायरेक्ट कंसेप्ट होता है, डायरेक्ट याद रखिए। जब हम क्लास पढ़ाते हैं तो बहुत बताते हैं आपको ये इस तरीके का कोई क्वेश्चन इससे बहुत तेज बनता है ना, बताया हुआ है, तो इसी से बनाइए कि कभी भी ये इतने टाइम्स वाला एसआई में ये काम कर रहा है, सीआई अलग अलग तरीके से चलता है, ये एसआई पे काम कर रहा है, फिर सीआई में वो पावर वाला खेल खेलते हैं, यहाँ पे पावर वाला नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़े, वहां पे ऐसे सवाल हम लोग करते हैं कि 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, 36 महिलाएं उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे करते हुए कितने दिन में करेंगी यदि ये कहा जाए कि पुरुष महिलाओं की तुलना में 2 गुना कार्यकुशल है, कि एफिशिएंसी ऑफ मैन इज ट्वाइस ऑफ वुमेन। सबको बनाना चाहिए इस क्वेश्चन, इतना इजी है, आराम से बना ले जाओगे। डन, ठीक है। आपसे कह रहे 12 आदमी 6 घंटे डेली करके 25 डेज, और हमें बताना है कितनी महिलाओं का है 36 वुमेन। यहाँ पे इसी को आधा कर सकते थे बट मेरे हिसाब से वो मत किया करिए, एफिशिएंसी ही रख दिया करिए, ठीक है। और कितना टाइम डेली दे रहे हैं ये लोग 5 आवर्स, और कितने दिन में करेंगे ये बताना है। अब बात आती है एफिशिएंसीज की। अब कह रहा है कि जो मैन है उसकी एफिशिएंसी वुमेन की एफिशिएंसी की क्या है डबल, लास्ट में जो किया ये एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया करिएगा,
अगर आप लोगों को याद हो, जब हम फॉर्मूला बताते हैं तो ये बताते हैं M1D1H1/W1, और यहाँ पे E1 भी रखते हैं। E1 E2 क्या होता है, वो एफिशिएंसीज होती है, याद रखिएगा। MDH तो सबको पता है, मिन, डेज और आवर्स की बात हो रही है। ई एफिशिएंसी है, वो याद रखिएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो 5 2 10, 2 20। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, पहला ही ऑप्शन आ गया। आई होप ये सबने बनाया होगा, किसी ने गलत नहीं किया होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 बनाएंगे। ये देखिए, अच्छा जैसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा सही से पता है तो फिर आराम से बना ले जाएंगे। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन रेशियो 3:4 एंड देयर डायमीटर्स, जिस रेशियो में डायमीटर्स होते हैं उसी रेशियो में रेडियस होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वॉल्यूम्स। कोशिश करिए। कोशिश करेंगे तो बन जाएगा, सिंपल है। बन गया होगा भाई। अच्छा, क्योंकि हमको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, और हमें पाई से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। आर स्क्वायर एच से हमारा आंसर आएगा। और हम अभी अभी आपसे एक बात बता रहे हैं कि जो रेशियोज डायमीटर्स के होते हैं वही रेडियस के होते हैं। हमें आर स्क्वायर एच करना है, तो आर स्क्वायर करेंगे तो 36 और 25, दोनों का स्क्वायर करेंगे 6 और 5 का 36 25, और हाइट का देखेंगे तो 3 और 4। ठीक है, ये 4 9 36, तो 27:25। कोई ऑप्शन दिख रहा है ना, सी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आ गया वो समझ। तो ये जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं आर स्क्वायर, अगर कोन होता कल को, अगर कल को यही सवाल कोन में होता तब भी आंसर विल बी सेम, क्योंकि कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई जो है कांस्टेंट। यहीं पे अगर बात हो रही होती कर्ड सरफेस एरिया की, तो 2 पाई आर एच करते, 2 पाई से कोई लेना देना है नहीं। फिर हम आर और इंटू एच देखते, आर क्या है 6 5 और एच क्या है 3 4, तो फिर ऐसे देखते। फिर हमें करने की जरूरत नहीं थी, स्क्वायर नहीं करते। फिर ये जब बात कर रहे थे कर्ड सरफेस एरिया की तब के लिए, ये अभी वॉल्यूम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये याद रखिए, जो कांस्टेंट वैल्यू उनका कोई यूज नहीं होता, सिर्फ बचे हुए वैल्यू का यूज होता है। तो आर स्क्वायर एच का यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बनाएंगे। इसको देखिए, बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्व करना पड़ता है भाई, इस पे मेहनत करनी पड़ती है। बनाइए इसको। कह रहा है इफ डिक्रीजिंग 120 by x% give the same results as increasing 40 by x%, then x% of 210 is what percentage less than x plus 20% of 180। बहुत टफ नहीं है, लेकिन एक बार बनाना पड़ेगा इसको, ये शॉर्टकट्स पे नहीं जाएगा। डन। देखो क्या कह रहे हैं, 120 को x% कम करेंगे, अगर x% कम करेंगे तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 होगा। और कह रहा है 40 को आप x% इंक्रीज करेंगे, x% इंक्रीज करेंगे तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100 होगा। इस 100 से ये 100 खत्म होता है और इससे ये 3 टाइम्स, तो ये 300 माइनस 3x इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स हो जाएगा। यहां से जैसे ही आप इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू 200 आएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 50%। यही हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट था, x का वैल्यू। जब तक ये नहीं निकाल पाएंगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अगर आप और किसी तरीके से बनाने जाएंगे तो फिर इस तरीके ये सोचा जाना कठिन हो जाता है। आप कैसे सोचेंगे इसको x% कम करें और उसको बढ़ाएं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, जाके डायरेक्ट नहीं सोच सकते, तो आपको वैल्यू निकालना। अब जब वैल्यू निकाल लेते हैं फिर आसान हो जाता है। कह रहा है 210 का x%, किसी भी चीज का 50% उसका आधा होता है, तो कितना आ गया 105। ठीक है, और 50% प्लस 20% करेंगे तो 70%, अगर 180 का 70% देखेंगे तो 126 हो जाएगा ये। अब आपसे कह रहे हैं कितना कम है, ये कितना कम है 21। अब ऐसे रेशियो बना लो ना, 5 6 का रेशियो बन गया। ठीक है, कितना कम है 16 होल 2/3%।
5 से 6 5 ना, 1/6 कम है ना, 1/6 का मतलब कितना होगा 16 होल 2/3%। नहीं समझ आया, रिपीट करें एक बार फिर से, देख लीजिए है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है 120 को x%। भाई मैं बता रहा हूं, इसमें सॉल्यूशन करना पड़ता है वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए। पहले हम भी बहुत सोचा करते थे कि 120 और 40 को जोड़ के आधा कर दें, 80 आ जाता है। और क्योंकि दोनों को बराबर करना है, इधर से x% कम करने से, उधर से x% बढ़ाने से, लेकिन वो एक्चुअल जो बढ़ाने पे आ रहा है वो तो 60 आ रहा है, तो वहां से सोचना कठिन हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको x% कम किया 100 माइनस एक्स अपॉन 100 से, इसको x% बढ़ा दिया 100 प्लस एक्स अपॉन 100 से। यहां से वैल्यू ऑफ x कितना निकल के आ गया 50%। अब हमें 210 का 50% 105 और 180 का 50 प्लस 20 70% 126 रेशियो बनाया 5-6 का, कितना कम है डायरेक्ट देख लिया। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। चलिए 20 पे, ये देखिए बेहतर क्वेश्चन, पढ़िएगा, मन से बनाने की कोशिश करिएगा। कह रहा है 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 270 घंटे में भरते हैं, 90 घंटे तक एक साथ खुला रखने के बाद सी को बंद कर दिया गया। ए और बी ने शेष भाग को 270 घंटे में भरा, तो सी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। डन। देखो देखो अप्रोचेस तो बहुत हैं, हमको पता है ए बी सी कितनी देर में भर दे रहा है 270 घंटे में, ये 270 घंटे में, ठीक है। अच्छा 90 घंटे तक एक साथ ये लोग खुले रहे, अगर 90 घंटे तक एबीसी अगर खुले रहे तो ए 1/3 यूनिट तो भर दिया होगा ना, एक तिहाई भर दिया तो बचा कितना भरने के लिए 2 तिहाई। अब ये 2 तिहाई 270 घंटे में भर रहा है, तो कितनी सीधी सी एक बात है, अगर थोड़ा सा बुद्धि खर्च कर रहे हैं आप तो, यानी कि 2 तिहाई अगर 270 घंटे में, तो यानी कि सी की एफिशिएंसी यहां से डायरेक्ट देख सकते हो कि 1 होगी। नहीं समझ आया, अच्छा चलो छोड़ो, पूरा सॉल्व करते हैं। तो ये 270 इंटू 3/2 इतना टाइम लगेगा ए और बी को भरने में, ए और बी को भरने में कितना टाइम लगेगा 270 इंटू 3/2, है कि नहीं। यहां से इनका या तो टाइम का रेशियो बनाइए, और टाइम का रेशियो नहीं बनाना चाहते तो फिर एलसीएम मेथड यूज करिए। एबीसी कितना टाइम ले रहे हैं 270 घंटे, और ए और बी कितना ले रहे हैं, यहां से इसको काट लीजिए 135, या यही लिखा रहने देते 270 इंटू 3/2। इससे फायदा क्या मिलेगा वो भी बता दें, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 270, इससे डिवाइड करेंगे 270 इंटू 3 कर दीजिए, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी ये, इससे डिवाइड करेंगे इसकी 2, एक बची एफिशिएंसी, इन तीनों की 3 हो गई, इसकी 2 बची, एक बची, डिवाइड कर दीजिए 810। ये जो हम लोगों ने इतना प्रोसेस किया, हमें कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, कोई जरूरत क्यों नहीं है, अब हम रीजन क्लियर करें। ये सब कुछ भी मत करिए, आप यहां से ये देखिए, जो काम ए बी सी ने जितने टाइम में किया है उतने ही टाइम में ए और बी ने 2/3 काम किया है, तो इसकी ये इनके एफिशिएंसीज के रेशियो बन गए सेम टाइम में। तो सी का एफिशिएंसी सीधे सीधे दिख रहा है ना हमको 1, सी का 1 दिख रहा है, और एबीसी 1 घंटे में 3 यूनिट कर रहे हैं, तो 270 घंटे में 810 हो गया, एफिशिएंसी ऑफ सी इज 1। सीधे सीधे ये आंसर आ रहा है ना, बेवजह हम लोग मशक्कत कर रहे हैं ये सब करके। वही हम बताना चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट इसको अप्रोच करिए, मत सोचिए कुछ भी। आगे बात समझ में, 21 पे चल रहा है, लिमिट खत्म, समझ में आ गया ना 20 के 20। 21 देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बना पाएंगे। सर्ट्स और इंडिसेस का है, मुझे लगता है कि अगर कभी किसी ने सर्ट्स पढ़ा तो ये क्वेश्चन टकराया होगा।
नहीं टकराया तो आज के बाद दिक्कत करेगा। सिखाएंगे खेलना, क्यों परेशान है भाई, तगड़ा वो भी। आप प्रैक्टिस तो करिए, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे करते हैं। इसको अगर हम लोग देखें तो 5 की पावर x इंटू 5 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको देखेंगे तो 5 की पावर x अपॉन 5 कर सकते हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर सबने बचपन में एक बात सुनी है हिंदी मीडियम में कि गुड़े में घाते घटती हैं और भाग में घात घटती है, यही तो होता है, गुड़े में घात जुड़ती है और भाग में घटती है, ये तो बोला मैंने, कुछ और बोला है, उल्टा बोल दिया, ओके। ये ठीक है, यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है, 5 की पावर x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 से 25 माइनस 1 24 अपॉन 5, ये हो गया 600, ठीक है। 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर 3। तो वैल्यू ऑफ x क्या आ गया, 3। वो उठा के यहाँ पे रखेंगे तो 10 की पावर 6 हो गया। है किसी में 6 जीरो, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर। तो ऐसे याद रखिएगा, डायरेक्ट सोचना, अगर सोचना चाहें तो सोच सकते हैं कि 5 की ऐसी दो पावर जिनके बीच का डिफरेंस 600 हो। तो जब आप सोचेंगे तो 625 माइनस 25, मैं बता रहा हूं, हिंट कर रहा हूं, अगर आप सोच सकते हो तो 5 की ऐसी दो पावर्स जिनका डिफरेंस 600, तो 625 और 25, अगर ये 25 कब होगा, जब ये 5 की पावर 2 हो, तो x की वैल्यू की जगह पे कितना आएगा, 3। अब वो डायरेक्ट रख सकते थे विदाउट सॉल्विंग। अगर बुद्धि है तो खर्च करिए, नहीं समझे, 600 तो तब आएगा ना जब 5 की कोई दो पावर ऐसी हो जिनका डिफरेंस 600 हो जाए। तो 625 और 25, ये 5 की पावर है दोनों, और दोनों का डिफरेंस 600 भी है, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी, वो आप सोच सकते हैं, तो सोच के वहां से खेल सकते हैं। बाकी हमने सॉल्यूशन भी बता दिया आपको कि परेशानी ना हो, ठीक है। 22, ये रेशियो का एक बहुत बढ़िया सवाल, पैसे बांटने का। कह रहा है 9,400 रुपए को पी क्यू आर के बीच में ऐसे बांटना है कि 93, 24 और 55 रुपए काट लिए जाएं तो उनके पास 3:4:5 के अनुपात में पैसा हो, तो पी का हिस्सा बताना है कि क्या हो। पढ़ा है ना ये, बनाइए इसको, पढ़ाते हैं हम जब क्लास में इस ऐसे का सवाल करते हैं तो। डन। देखिए एक काम करिए, जो हिस्सा काटा जा रहा है ना, पहले उनको सबको जोड़ लीजिए, जोड़ के कम करेंगे तो 4 3 7 5 12 हासिल 1, और ये हो गया 6 2 8 9 17, 172। इस 172 को 9,400 में से कम कर दीजिए, देखते जाइएगा, 28 रुपए, 9,228 रुपए, ठीक है। ये अब वो हिस्सा है जो इस रेशियो में होगा। हमको किसका हिस्सा बताना है भाई, पी का। पी इज 3/5 4 9 3 12, ऐसे ही। तो इसका 1/4 और प्लस 93। अब थोड़ा सा आप यहां से दिमाग लगा लीजिए, 5 4 9 3 12, ठीक है। इसका 1/4 प्लस 93, क्योंकि जो काटा है वो दोबारा भी तो देना पड़ेगा, नहीं समझ आया, ज्यादा डायरेक्ट करें क्या, बताना आप, हम चले जाएंगे बेसिक से, है ना। देखो फिर से समझ लेना, ये पहले 9,400 है, उसमें से इन हिस्सों को पहले हटा दीजिए। इन हिस्सों को हटा देंगे तो जो बचा हुआ पैसा है वो 3 4 5 के अनुपात में बटेगा, यानी कि P का 3, Q का 4 और R का 5। हमें बताना किसका है, P का। तो P का हिस्सा कितना है, 3, टोटल 5 4 9 3 12। तो P का हिस्सा पूरे का 1/4 है ना, जो बांटना है उसका, तो इसका 1/4 कर दीजिए और प्लस कितना कर दीजिए, 93, ठीक है, यही तो आएगा। अब यहां से सॉल्विंग करना इज गुड, ठीक है, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 4 से जब हमें काटना है और 8 लाना है, तो यूनिट डिजिट या तो 2 हो या 7 हो। 2 होगा तो 3 जोड़ के आंसर 5 वाला होना चाहिए, और अगर 7 होगा तो क्या गलत हो रहा है क्या कुछ,
सही जोड़ा है हमने। 4 3 7 5 12, ठीक है। 6 2 8 9 17, 9400 में से 172 हटा दीजिए, कितना बचा? 9228। और 3 4 9 5, 3 4 7 5 12, 3/12, 12 की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू बतानी है, प्लस 93 काटो अच्छा इसको, 23 चौके 92 और 07 प्लस 93 वापस भी तो देना पड़ेगा। आंसर इसका 2400 आना चाहिए भाई, है ना। तो इसका कोई भी शायद ऑप्शन सही नहीं दिया, इन्होंने 2307 दे दिया है। पी का हिस्सा क्या है? ये 2307 यही आंसर होगा, यहीं पे इन्होंने रोक दिया क्योंकि दोबारा नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने काटने के बाद ही हिस्सा पूछ दिया है। एक्चुअल क्या होता है, जो काटा जाता है उसको बाद में वापस दिया जाता है, एक्चुअल तरीका ये होता है। लेकिन इन्होंने कहा है उनके हिस्से से ये काट लिया गया, तो ये और ये नहीं पूछा उनका हिस्सा क्या है। अगर उनका हिस्सा क्या था पूछा जाता तो आंसर 2400 होता। ये काटने के बाद का है ना, इतना पैसा काटने के बाद, तो आंसर क्या होगा? ये जो हमने 93 रुपए वापस दिया है ये मत दीजिए, 2307 ही इसका आंसर होगा, 2307, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट देख लेते हैं, फिर 7 वाला आंसर होगा, 2 वाला ऑप्शन ही नहीं है, यूनिट डिजिट से देख ले जाओ। नहीं आया समझ तो 93 देने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 22, 23 देखिएगा। ये बिल्कुल बेकार सवाल है, मतलब हलवा सवाल है, देखिए और टिक करिए। यूनिट डिजिट देखना है। डन, इतनी देर लगना नहीं है। 6 2 6 8 6 1 यानी कि 6, ठीक है। ये तो ये गलत कर दो तो बेटा पढ़ना भूल जाओ, बंद कर दो पढ़ना, है ना, गांव चले जाओ। अगर ये भी गलत कर रहे हो तो फिर जरूरत नहीं है पढ़ने की भाई। ये देखिए रेशियो का एक और सवाल, कंसेप्ट पता है तो फिर गलत नहीं होगा। ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो पता है, सेविंग्स का पता है, मासिक व्यय पता है, उनके एक्सपेंडिचर पता है, तो उनकी डिफरेंस बताना है इनकम का। अच्छे कंसेप्ट यूज किया करिए सॉल्यूशन करने के लिए, तो टाइम बच जाता है। आ गया? ये क्या रेशियो दे रखा है? 4:5। और ये क्या दे रखा है? इनके सेविंग्स का रेशियो कितना है? 14:19। और इनके एक्सपेंडिचर कितने कितने हैं? 1200 रुपए। देखिएगा सॉल्यूशन के अप्रोचेस हमने जो आपको बताए वो ये बताए कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करिए इसको, कि 19 4 76 और 70 अंतर कितने का आया? 6 का। फिर जब ये वैल्यू सेम हो तो इनका डिफरेंस इंटू 1200 कर दीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 1000। यही आपका आंसर हो गया। इनके इनकम का डिफरेंस बताना तो 1 यूनिट का वैल्यू देख लीजिए। बेस्ट अप्रोच होता है ऐसे सवालों को करने का, कुछ और मत ट्राई किया करिए कि इसका इसका मल्टीप्लाई भी मत करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वैल्यू सेम है, तो इनका डिफरेंस इंटू 1200 कर दीजिए, ठीक है। अगला बनाइए, ये बनाइए 25। सिंपल है, अटेम्प्ट करिए इसको।
डन। देखिए सिंपल, देखो इसका आंसर निकालना इतना आसान काम है ना। पहले बात तो हाफ ईयरली कह रहे हैं, हाफ ईयरली कह रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% कर लीजिए, पहली चीज। ठीक है, और एक साल में यानी 2 छमाही में देने हैं तो 4% का मतलब 25 से 26, यानी कि जो हर एक इंस्टॉलमेंट होगी वो मल्टीपल ऑफ 13 होगी, 13, और 13 से काट के देख लीजिए। फिर अभी हम सॉल्यूशन भी कर देंगे। 13 6 आर 78 और बचा कितना 3, 13 2 आर 26, नहीं हाँ ठीक है 6, ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसको काटेंगे 13 6 78, 3 13 दूनी 26, 13 चौको 52, ये कट गया। ठीक है, आंसर होगा कि नहीं होगा आगे पता चलेगा। ये इससे कम है, ये कट गया तो ये नहीं कटेगा। ये से कितना 100 ज्यादा है, ये भी नहीं कटेगा। छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। खैर अब बात करें सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये पीवाईक्यू है भैया, है ना। हम ये ऐसा नहीं कि घर से क्वेश्चन बना के लाएं। तो ये जो क्वेश्चंस है अगर एग्जाम में ऐसे आते हैं तो कई बार आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से पता है तो उसका भी फायदा मिलता है। अब हमको 4% के हिसाब से देखना, तो एक बार 25 से 26 और दूसरा बार 625 से 676। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। और जब हमें ये सेम करना है तो 26 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और 26 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। ये हमारा लोन अमाउंट हो गया और ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक है, जब हम इसको देखेंगे तो 625 और 650 1275 और 15,300 ये टोटल लोन अमाउंट है। 1275 रुपए यहां से बना और इनटू 676 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, काट पीट लीजिए, है ना। जब काटने जाएंगे तो सबसे पहले काट लीजिए 25 से। जैसे ही 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 और बचा हमारे पास 2, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये। ठीक है, ये कट गया। फिर ये कटेगा 17 से, 17 ते 51 और 17 नवी 153 और फिर 3 से, 3 तरह का 9, 4 थे 12, 12 छंग 72, 7 12 सत्ते 84, 7 91, 9 12 छक्का 72 और 9 81, 8,112 रुपए। है कोई आंसर? ठीक है, वही आपका आंसर हो गया। अगले पे चल रहे हैं 26, 5 और है, मन से बना लीजिए। ये चोर पुलिस, एसएससी और चोर पुलिस का बड़ा पुराना नाता है। अभी इस समय ज्यादा है, जब से नए वाले चेयरमैन आए तो ये चोर पुलिस ज्यादा खेल रहे हैं। इससे बनाइए इसको। कह रहा है एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिस 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे हैं, तो कितना समय लगेगा? देखो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, है ना। रिलेटिव स्पीड यूज करिए। 600 मीटर रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 3 किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, ये आपका आंसर है। फालतू में पूरा मत करिएगा। ये 15 15 से काटेंगे, 15 चौके 60, 720 सेकंड आएगा। इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो कितने मिनट आ जाएगा? 12 मिनट। अगर दिमाग लगाएंगे तो सवाल बहुत छोटा है। ठीक है, जितना बड़ा सवाल लिखा है, अगर आप कंसेप्ट अच्छे हैं आपके, 2 सवाल पूछता है इसमें। पुलिस ने कितनी दूरी चली, चोर ने कितनी दूरी चली, या कितनी देर में पकड़ा गया। कितनी देर में पकड़ा चल गया ये रिलेटिव स्पीड से बनाया करिए, और कितनी दूरी चली गई ये रेशियो से बनाया करिए। दोनों जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, अगले पे चल रहे हैं। ये 26 हो गया, 27 बनाइएगा। ये बढ़िया सवाल है भाई, इसको मन से बनाना पड़ेगा, मन से बनाइएगा। खैर 23% का डिस्काउंट देने के बाद राज 10% का प्रॉफिट कमाता है। यदि उसे 63 रुपए का लाभ हुआ तो व्हाट इज द एमआरपी? Despite giving 23% discount on the book, Raj makes 10% profit. Raj earns 63 rupees profit than the mark price of book. आज सुबह की क्लास में ये डिस्कस किया हमने। देखिए एक कंसेप्ट होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता हो। 23% का डिस्काउंट तो 63, सॉरी 77 है ना, और 10% का प्रॉफिट तो 110। इनका रेशियो कितने का बन गया? 7 और 10 का। ये रेशियो किस चीज का है? सीपी और एमआरपी का। ठीक है, और उसने क्या कहा है? राज 63 रुपए का लाभ कमाता है।
तो इस 7 का 10% 0.7 का वैल्यू हो गया ना 63 रुपए, और हमें एमआरपी यानी कि 10 का वैल्यू बताना है। काट दीजिए, 900 रुपए आपका आंसर आ गया। ठीक है, नहीं आया समझ, फिर से बताएं। एक कंसेप्ट होता है, शायद जिन लोगों ने कभी पढ़ा है तो सीपीएमआरपी का कंसेप्ट होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो हम जब ये देखते हैं कि यहां से 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट से सीपी और एमआरपी का रेशियो बनाएंगे तो 7:10 आ गया। जो प्रॉफिट है वो क्या है, 10%। तो इस 7 का 10% 0.7 का प्रॉफिट है ना, विच इज इक्वल टू 63 रुपीज, जो कि 63 रुपए के बराबर है। तो 0.7 का वैल्यू 63 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 100 का नहीं सॉरी 10 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि एमआरपी क्या है 10, हमसे पूछा भी क्या है एमआरपी। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं, रेशियो मर्ज करके करना चाहते तो वहां से कर सकते हैं, या आपकी दिली इच्छा किससे करना चाहते हैं। अच्छा सवाल है ये, मतलब देखने में भले ही छोटा लग रहा है लेकिन ठीक सवाल है। 28 बनाइएगा। ये सरल, शायद फिगर दिख रहा है सही से नहीं दिख रहा है, हम आपको वैल्यू बता देंगे तो काम चल जाएगा। आपसे कह रहा है विभाग वार विद्यार्थियों का ट्रिपल ई का परसेंटेज बताना है। ट्रिपल ई में जो दे रखा है वो 16% दे रखा है और टोटल 12,200 दे रखा है, सिर्फ इसी का यूज करना है, बाकी हम बताएंगे भी नहीं, जरूरत भी नहीं है। यूनिट डिजिट परफेक्ट आंसर बताने के लिए है ना, मत कुछ करिए। 12,200 को 16% बताना है ना, जो कि कितना हो जाएगा 1952। यूनिट डिजिट देखो क्या करना है, बेवजह टाइम वेस्ट मत करो, है ना। अगले पे चल रहे हैं 29, इसको बनाइए। ये आप लोगों को क्लास में हम कराते हैं, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन तो समझ पाएंगे। इंटरेस्ट बराबर ब्याज बराबर, कह रहे एक व्यक्ति ने 17,200 रुपए की धनराशि को 3 भागों में विभाजित किया, 5%, 6%, 9%, और 2 वर्ष के बाद तीनों केसेस से जो इंटरेस्ट है वो इक्वल है, तो 9% पे कितना दिया उसने, ये पूछ रहा है। डन, देखो 1 मिनट समझ लेना। देखो टाइम सेम है, टाइम अगर सेम है तो टाइम का यूज भी मत करो, सबके लिए 2 वर्ष है ना, छोड़ दीजिए। ठीक है, 5, 6, 9 दे रखा है, 5, 6, 9 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका एलसीएम ले लीजिए, 70 कितना आ जाएगा 90। ठीक है 90। अब ये इनके प्रिंसिपल्स आ गए 8, 15 और 10, ये P1, P2, P3 आ गया। अब हमें बताना है 10/43 इंटू टोटल पैसा कितना दे रखा है 17,200, ये सीधे सीधे 4 टाइम्स 400, 4,000 आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन। कंसेप्ट फिर से समझिएगा, ब्याज बराबर है, इंटरेस्ट इक्वल है, ये और इंटू 2 कर देंगे तो भी रेशियो में कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये बात इंटरेस्ट की, हमको बनाना है रेशियोज प्रिंसिपल के। आप क्या करिए, इनका एलसीएम लेके रेशियो पलट देंगे तो प्रिंसिपल के रेशियो बन जाएंगे। जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां क्लास में हम ये सब डिस्कस करते हैं। तो P1, P2, P3 का रेशियो कितना बन गया 18, 15 और 10। अब जो भी आपको बताना है बता दीजिए। अगर P3 बताना तो 10 का वैल्यू टोटल 43 पे, P2 बताना तो 15 का वैल्यू टोटल 43 पे, और अगर P1 बताना तो 18 का वैल्यू टोटल 43 पे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।